हाँ ललित अलाउ कर दिया। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा चैप्टर 3 है, थर्ड चैप्टर है, पीरियडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट। राइट डाउन द चैप्टर नेम। आज आप पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कराएंगे? हाँ हाँ आप टेस्ट में ये वाला टॉपिक दोगे जो आज पढ़ाओगे? हाँ देखते हैं, अगर अच्छा खासा कुछ हो गया और आपको अगर अच्छे से समझ भी आ गया तो शाम के टेस्ट में इंक्लूड कर दूंगी। डन ना, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? नो प्रॉब्लम। अच्छा देखते हैं। आप मुझे क्लास खत्म करने के बाद मुझे बताना हाउ डू यू फील अबाउट द चैप्टर, आपको कंसेप्ट क्लियर बना कि नहीं, फिर मैं टेस्ट लूंगी। ठीक है। अच्छा बाकी पीरियडिक क्लासिफिकेशंस में हमने सबसे पहले कुछ कुछ टॉपिक्स करे थे, मेरे ख्याल से देखना 6 टॉपिक तक हो गया था स्टार्टिंग के, एक बार चेक करो। और वो भी इंट्रोडक्शन ही था, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। कितना तक हुआ था एक बार चेक करो, आपके पास टॉपिक्स पड़ा है, मैंने दे दिया था आपको। आई थिंक सबसे पहले पीरियडिक टेबल का रिक्वायरमेंट क्यों होता है, ये सबसे पहला टॉपिक था। तो थोड़ा सा मैं आपको ये लिखवाऊंगी नहीं, बिकॉज कल थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप थोड़ा सा ओरली सुन लो कि क्या है ये। पीरियडिक क्लासिफिकेशन का रिक्वायरमेंट तब हुआ था जब इतने सारे एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के बारे में जज करना मुश्किल हो गया। तब ऐसा लगने लगा कि ऐसा कोई टेबल बनना चाहिए जिससे कि जस्ट बाय लुकिंग एट द टेबल मैं किसी भी एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के बारे में जज करूं। तो दिस इज द इनिशिएशन कि हमारा उसके बाद पीरियडिक टेबल का स्टार्ट होना, फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। अब ये पीरियडिक टेबल ऐसे थे कि एक पीरियडिक टेबल जो निकला था वो अल्टीमेट नहीं था। मतलब जैसे आप एटॉमिक मॉडल का आप देखते हो ना, मॉडिफिकेशन होता है, सिमिलरली पीरियडिक टेबल का भी मॉडिफिकेशन होता है। सबसे पहले डोबर्नियर ने टेबल अपना बनाया, वो भी फेल हो गया थोड़ा सा कुछ रीजन की वजह से, वो भी गलत, आई मीन उसको पब्लिश नहीं हुआ वो। उसके बाद हमारा आता है न्यूलैंड्स पीरियडिक टेबल, ठीक है। और जिसे आप न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी कहते हो, ठीक है। और वो भी पब्लिश नहीं हुआ था ड्यू टू सम रीजन, वहां पे भी कुछ आई मीन ड्रॉबैक निकल गया। उसके बाद एक आता है लोथर मेयर टेबल आता है, ठीक है, जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कंसेप्ट के ऊपर उन्होंने प्रेडिक्टेबल बनाया था, बट ये भी टिका नहीं, मतलब ठीक है ना। अब ये सारे जो मैंने आपको अभी बताया वो सारे नॉन पब्लिश थे, वो पब्लिश नहीं थे प्रेडिक्टेबल। पर उसके बाद ऐसा हुआ, जो सबसे पहला वाला पब्लिश प्रेडिक्टेबल था वो क्या था? मेंडलीव टेबल। मेंडलीव पीरियडिक टेबल जो आपने जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ है, वो सबसे पहला पब्लिश्ड पीरियडिक टेबल था। काफी अच्छे हद तक उसको एक्सप्लेन करा गया था, प्रॉपर्टीज को जज करने के लिए टेबल बनाया गया था। और वो क्या कहता है, मेंडलीव पीरियडिक टेबल किसके ऊपर बेस्ड था? एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड था। कि मेंडलीव पीरियडिक टेबल आपको मैंने कल पढ़ाया था। बाकी इससे पहले जो था सारे नॉन ऑफिशियल थे। मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको खाली सीबीएसई पढ़ना है बच्चे, तो आपको ये मेंडलीव भी पूछा नहीं जाएगा, सीधा चलेंगे मॉडर्न पे। और मॉडर्न का जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, बट एंट्रेंस में कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ भी पूछ लेंगे। जैसे मैंने अभी आपको डोबर्नियर बताया, तो डोबर्नियर से आ जाएगा क्वेश्चन, बहुत कम है, चांसेस बहुत कम होता है कि आने का, बट ऐसा नहीं कि नहीं आता, आता है वहां से भी। कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन दे देंगे आपको, ये क्यों फेल हो गया, उनका कंसेप्ट क्या था, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो एंट्रेंस में तो आपको हर एक छोटे मोटे पॉइंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। बट सीबीएसई में आप सिलेक्टिव हो सकते हो, सीबीएसई में आप सिलेक्टिव हो सकते हो कि हाँ मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एंट्रेंस में एंटायर सिलेबस आपको करना है, ठीक है। अच्छा मेंडलीव ने क्या बताया, मेंडलीव पीरियडिक टेबल जो था ये किसके ऊपर बेस्ड था? एटॉमिक वेट। क्योंकि मैं नहीं लिखवा रही हूँ, कल लिखवा चुकी हूँ, ये एटॉमिक वेट के ऊपर बेस्ड था। मतलब अगर मैं एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देती हूँ, तो क्या होता है, सिमिलर प्रॉपर्टीज के जो एलिमेंट होते हैं वो सेम ग्रुप या सेम पीरियड के अंदर फॉल होते हैं। ये है मेंडलीव का कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा अब इनके जो टेबल होता है उसमें कितने पीरियड्स थे, कितने रोज थे, आई मीन कितने पीरियड थे, कितने ग्रुप्स थे? 7 periods थे and 9 horizontal, 9 vertical column थे। हाँ कॉलम को ग्रुप बोल सकते हो। तो यहाँ पे 7 ग्रुप्स का कंसेप्ट था इनका, सॉरी 7 periods का कंसेप्ट, आई एम रियली सॉरी, एंड 9 ग्रुप्स। थोड़ा सा आइडिया करना है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है।
इनका पॉजिटिव पॉइंट क्या था कि ये पहली बार ऐसा टेबल बनाया जिसमें मैं देख के पता कर लूं कि क्या हो रहा है, किस तरीके से प्रॉपर्टी में जज करूं, तो इट वाज वेरी इजी टू जज। इन्होंने इनका दूसरा ये था कि नोबेल गैस को उन्होंने अलग से ग्रुप बना के रखा था, 0 ग्रुप में डाल दिया था सारा नोबेल गैस को, ठीक है। उन्होंने पहली बार ऐसा टेबल बनाया जिसमें हमें किसी भी एलिमेंट का हाइड्राइड और ऑक्साइड के बारे में प्रॉपर फॉर्मूला का आइडिया होता है, जो कि लास्ट पीरियड है, 7th पीरियड, नीचे वाले पीरियड में हमें पता चलता है। तो ये इनका सारे पॉजिटिव पॉइंट थे। अब इनके नेगेटिव पॉइंट में क्या क्या आता है, नेगेटिव पॉइंट कल मैं बता चुकी हूँ। इनके ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक ये था थोड़ा सा, क्योंकि कल काफी बच्चे एब्सेंट थे, इसीलिए आज भी एब्सेंट हैं, आज भी बच्चे एब्सेंट हैं, आज भी बच्चे एब्सेंट हैं, बट क्या करें, बट जो है मैं थोड़ा बहुत रिकॉल करा देती हूँ। प्रिया भी कल प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है। और बाकी जो ऐसा है कि अब इनका ड्रॉबैक में ये आता है कि हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन को उन्होंने अल्कली मेटल ग्रुप में डाल दिया था, फर्स्ट ग्रुप में डाल दिया था, जो कि प्रॉपर पोजीशन नहीं है हाइड्रोजन के लिए, पहला ड्रॉबैक। सेकंड ड्रॉबैक ये इनका होता है कि उन्होंने लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स के लिए कोई स्पेशल ग्रुप वगैरह या पीरियड वगैरह बनाया नहीं था, कोई उनके लिए कोई अलग से लोकेशन पोजीशन दिखाया नहीं गया था, सेकंड ड्रॉबैक। थर्ड ड्रॉबैक ये है, जहां आइसोटोप्स और आइसोबार्स की बात आती है तो एलिमेंट को लोकेट करना बहुत मुश्किल हो गया था। आइसोटोप्स और आइसोबार्स वाले जो भी जितने सारे एलिमेंट्स होते हैं, जिनके पास जो आइसोटोप्स पोजेस करते हैं और जो आइसोबार्स वाले जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा था। दीज आर द ड्रॉबैक्स। जब इनके ड्रॉबैक आया तो सबसे पहले किसने सोचा मॉडर्न प्रेडिक्टेबल के बारे में, बताया था कल मैंने, हेनरी मोज़ले। हेनरी मोज़ले साइंटिस्ट जो हैं, सबसे पहले उन्होंने ये देखा, ये ड्रॉबैक को चेक करने के बाद मेंडलीफ का उन्होंने क्या करा, 2 ग्राफ प्लॉट करे थे। कौन कौन से ग्राफ उन्होंने बनाया था, हेनरी मोज़ले। ये भी कंसेप्ट थोड़ा सा फटाफट से चलते हैं। अच्छा, कल आपको मैंने आइपैक नोमेनक्लेचर पढ़ाया था क्या, आइपैक कल पढ़ा दिया था, पढ़ा था, ठीक है। तो आज नहीं ज्यादा पढ़ाना है उसको, ठीक है। थोड़ा हेनरी मोज़ले देखो, हेनरी मोज़ले सीबीएसई में कभी आज तक आया नहीं है, बट एंट्रेंस से इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हेनरी मोज़ले, हेनरी मोज़ले जो है, हेनरी मोज़ले ने क्या, किस तरीके से उन्होंने जो उनका क्या दिमाग में आया कि सबसे पहले उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन करा। एक्सरे डिफ्रैक्शन तो नहीं कहूंगी, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू उन्होंने डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर एक्सरे का पेनिट्रेशन करवाया। जो एमिट रेडिएशन थे, एक्सरे आप कहीं एलिमेंट में डालोगे ना, कहीं एलिमेंट में कहीं पे भी अगर आप एक्सरे डालते हो, तो जो ये तो आपने डाल दिया, आपने एक्सरे यहाँ पे डाल दिया, एक एलिमेंट है, आपने वहां पे एक्सरे डाल दिया, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, जो रेडिएटेड एमिशन होता है, ये तो आपने डाल दिया, जो एब्जॉर्ब करना है एब्जॉर्ब हो गया, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया वो रेडिएट हो जाएगा। अब उसका वेवलेंथ बढ़ जाता है क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा होगी और रेडिएशन की एनर्जी जो आपका एमिटेड वाला होगा उसका एनर्जी कम होगा, तो इसका वेवलेंथ बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी घट जाएगा, जो भी। तो इन्होंने इसकी फ्रीक्वेंसी मेजर करा, रेडिएटेड जो रेडिएशन एमिट हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी उन्होंने मेजर करा। और क्या बताया था मैंने, 2 ग्राफ बनाया गया, और फ्रीक्वेंसी खाली मेजर नहीं करा, फ्रीक्वेंसी का रूट भी निकाल दिया। अब उन्होंने 2 ग्राफ बनाया, ठीक है। कौन सा ग्राफ बनाया, एक तो एटॉमिक नंबर का जहां पे रूट फ्रीक्वेंसी आता है, और ये और एक आता है एटॉमिक मास का, ये भी रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस उन्होंने ग्राफ बनाया। जब उन्होंने ग्राफ बनाया था उनको ये लगा कि ये ग्राफ लगभग मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो स्ट्रेट लाइन के जैसा लग रहा था उनको, क्योंकि काफी हाफाजर्ड फैशन में इस तरीके से जा रहा था। तो जब उनको दोनों ग्राफ उन्होंने जज करा तो उनको ये लगा कि एटॉमिक नंबर मस्ट बी अ बेटर ऑप्शन प्रॉपर्टी जज करने के लिए। तो मेंडलीफ का तो एटॉमिक वेट के ऊपर बेस्ड था, तो ये जो है ना मास वेट से, ये थोड़ा सा उसके बाद ये इसका ड्रॉबैक आ गया, इसको पढ़ा नहीं गया। फिर किसका डेवलपमेंट हुआ, आपका मॉडिफिकेशन हुआ, मॉडर्न प्रेडिक्टेबल का जनरेशन हो गया। अब मॉडर्न प्रेडिक्टेबल के बारे में आपको मैंने कल बताया था, उसका लॉ भी लिखवाया था मॉडर्न प्रेडिक्टेबल का जो है, ठीक है, लिखवाया था कि मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में क्या कहा जाता है, द फिजिकल एंड, देखना आप लोग डेफिनेशन लिखे हो कि नहीं, देख लिखी हुई है, लिखा है ना। तो आज इसीलिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से नहीं लिखवा रही हूँ, ये कल की क्लास की रिवीजन चल रहा है अभी आपका, उसके बाद हम प्रेडिक्टेबल में जाएंगे, ठीक है। तो ये पहला इनिशिएशन था मॉडर्न प्रेडिक्टेबल का। उसके बाद इस टेबल को मॉडिफाई करा गया, काफी अच्छे हद तक मॉडिफाई करा गया, जिसमें काफी कुछ एक्स्ट्रा जो यहाँ पे ड्रॉबैक था वो सारे वहां पे फुलफिल हो गए थे।
ठीक है, अब हम चलते हैं सीधे मॉडर्न पीरियडिक टेबल के पास। तो आज जब मैं ड्रॉ करवाऊंगी ध्यान से देखना है टेबल को, ठीक है। मैं टेबल को लर्न करने के लिए पूरा नहीं कहूंगी, बट उसका कंसेप्ट थोड़ा आपको जानना है, राइट। मॉडर्न पीरियडिक टेबल, अच्छा मॉडर्न पीरियडिक टेबल में क्या कहा जाता है, अगर मैं एलिमेंट को उसके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करती हूँ तो क्या होता है, सिमिलर ग्रुप आई मीन सिमिलर प्रॉपर्टीज के जो एलिमेंट होते हैं, शुभम आज बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। चलो लेट हिम कम, पहले उसे आने देते हैं। शुभम, यस मैम प्रेजेंट। मैम थोड़ा नेट इश्यू हो रहा था। हाँ नेट इश्यू हो रहा है ना, डिस्कनेक्ट हो रहे हो, मैं देख रही हूँ ना, ठीक है नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, देख लेना। ज्यादा दिक्कत होती है तो वैसे भी रिकॉर्डिंग कर रहा है ललित, ओके। अच्छा, तो मॉडर्न पीरियड टेबल में क्या होता है कि अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पे जाऊंगी तो बड़े अच्छे तरीके से मैं किसी भी एलिमेंट का प्रॉपर्टी को जज कर दूंगी। आपको पूछा जाएगा बताओ रुबिडियम का क्या प्रॉपर्टीज होगा, वैसे अगर आपको पूछा जाएगा जिंक का क्या प्रॉपर्टीज होगा, आपको पूछा जाएगा बताओ ब्रोमीन का क्या प्रॉपर्टी हो, तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, आप कैसे जानोगे, बहुत मुश्किल है। बट अगर आपको प्रेडिक्ट टेबल का आइडिया हो जाएगा मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल का, तो आप डेफिनेटली बता दोगे ओके ओके रुबिडियम है, अच्छा अच्छा ये सोडियम के नीचे आप डेफिनेटली सोडियम का सारा प्रॉपर्टीज ये भी करेगा। तो इसलिए प्रेडिक्ट टेबल बनाया गया है कि हर एक को आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप एक के बारे में जानो, उस ग्रुप में जितने सारे आएंगे वो सारे सिमिलर प्रॉपर्टीज के होंगे, ठीक है। नाउ जिंक, अच्छा जिंक है, जिंक 3D पीरियड में आता है, 3D पीरियड में आ जाएगा ये, 3D आपके जो टेबल के जो पीरियड के अंदर जो 3D ग्रुप है वहां पे वो आ जाएगा, तो डेफिनेटली इसका जो प्रॉपर्टीज होगा ये वही है स्कैंडियम वगैरह, स्कैंडियम कॉपर जो आपका निकल वगैरह है उसके साथ उसका प्रॉपर्टीज का रिजेम्बलेंस रहेगा। ब्रोमीन के बारे में पूछेंगे आप, क्या कोई बच्चा ब्रोमीन कहाँ पे फॉल होता है, ब्रोमीन तो फ्लोरीन के नीचे फॉल होता है पीरियडिक टेबल में। अच्छा तो दैट मींस इसका जो प्रॉपर्टी होगा मोस्टली फ्लोरीन के जैसा ही रहेगा। तो इसीलिए पीरियडिक टेबल बनाया गया कि हम एक कुछ एलिमेंट के बारे में जान के या पहले एलिमेंट के बारे में जान के बाकियों के बारे में भी आइडिया कर लें, ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगी क्या क्या होता है बेसिकली। जैसे आपने देखा कि मेंडलीव में 7 पीरियड्स होते हैं और 9 वर्टिकल कॉलम होते हैं, यहाँ पे मॉडर्न पीरियड टेबल में क्या होता है, यहाँ पे मैं भी ड्रॉ करने जा रही हूँ। थोड़ा सा हम आइडिया ये लेते हैं कि इसमें 7 पीरियड्स, आई होप यहाँ पे हो जाएगा, और 18 वर्टिकल कॉलम होता है जिसे आप 18 ग्रुप्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये इसका फैक्ट है। उसके बाद हम चलते हैं ड्रॉ करते हैं कि कहाँ कहाँ पे एलिमेंट है, उसके बारे में ड्रॉ करने के बाद फिर हम उसे पढ़ेंगे भी। तो थोड़ा मैं ये तो चाहती हूँ कि यहाँ पे थोड़ा अगर स्पेस मिल जाए तो टेबल को बिना रब करे आपको मैं यहाँ पे लिखवा सकूं, सो दैट टेबल भी रहे और आपको प्रॉपर्टीज का भी थोड़ा आइडिया हो जाए। बाकी आपको मैं डिक्टेट कर दूंगी तो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो लेट मी मेक द प्रेडिक्ट टेबल। मैं ट्राई करती हूँ कितना जगह ये लेगा, देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं सो दैट हमें थोड़ा यहाँ पे स्पेस मिल जाए लिखने के लिए। आई थिंक ये हो जाएगा, ओके। हाँ यस, लेट्स ड्रॉ फ्रॉम हियर। एक फ्रेम बना दो बच्चे, सबसे पहले आप एक फ्रेम बनाओ, ठीक है। एक फ्रेम बनाते हैं और उसके बाद हम चलेंगे फिर लिखेंगे इसको। जस्ट मेक द फ्रेम विथ मी, मेरे साथ आप फ्रेम बनाना स्टार्ट करो। अगर आपको फिर मुझे बताना, हाँ अगर दिक्कत हो रही है तो मैं एक्सपैंड करूंगी फिर इसको। मुझे तो नहीं लग रहा है दिक्कत होगी आपको, ठीक है। थोड़ा सा मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं जाएगा, बट यू कैन मेक इट, थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है बट ठीक है, ओके। और ये मेरा जो प्रेडिक्ट टेबल है, ये मैं मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल अभी ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे। यहाँ से ड्रॉ करते हैं नीचे वाला, तो ठीक है, चलेगा, उतना भी खराब नहीं चलेगा, डन है, ओके। नाउ अब हम चलते हैं, ये मेरा पूरा फ्रेम है, तो कैसा दिख रहा है, कंप्यूटर जैसा दिख रहा है, लैपटॉप जैसा लग रहा है, कंप्यूटर जैसा
लग रहा होगा आपको? ये इसमें पीसी जैसा सही है। इसका लग रहा है ना। ओके, तो इस तरीके से हम फ्रेम बनाएंगे। प्रिडिक्टेबल में क्या होता है, जो यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड में एक ग्रुप मैंने यहाँ पे जो बनाया है, 2 ग्रुप यहाँ पे फॉल होते हैं, इसे हम एस ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर 2 ग्रुप आएंगे, इस तरीके से मैं बना लेती हूँ। ठीक है, 2 ग्रुप आएगा, पहला ग्रुप एंड दूसरा ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसे हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक कहते हैं, इसे हम कहते हैं पी ब्लॉक। ठीक है, अच्छा पी ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप्स आते हैं, वैसे आपको थोड़ा बता देती हूँ कि जो हमारे पूरे प्रेडिक्ट टेबल है, आपको मैंने कहा है कि ये 7 पीरियड्स में डिवाइड करा गया, तो 7 पीरियड्स यहाँ पे बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 and 7, आई थिंक इट इज डन। 3 and 7, ठीक है, ये मेरा 7 पीरियड्स यहाँ पे हो चुका है। तो सिमिलरली अगर मैं ड्रॉ करूंगी तो यहाँ पे मुझे 4 बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 और 4, थोड़ा सा आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये मेरा जो फोर्थ पीरियड से, ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड एंड फोर्थ पीरियड मैं लिखवा देती हूँ। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, सेवेंथ वन, और फोर्थ पीरियड से डी का एंटर होना स्टार्ट होता है। ठीक है, आप देख सकते हो ये मेरा पी ब्लॉक, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, ये मेरा डी ब्लॉक है। ठीक है, ये जो ब्लॉक है बीच का वो डी ब्लॉक है, और ये जो नीचे है ये मेरा एफ ब्लॉक है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से ये यहाँ पे फोर्थ पीरियड से स्टार्ट हो जाता है। ये हो गया मेरा, और यहाँ पे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। ओके, ठीक है, अच्छा, बाकी ये हो गया, और यहाँ पे इसको मैंने 7 पीरियड में डिवाइड कर दिया, ये 4 इसके अंदर आते हैं, और यहाँ पे 7 पीरियड्स है, यहाँ पे भी 7 पीरियड्स है। बट यहाँ पे क्या होता है, एफ ब्लॉक को टोटल 2 पीरियड में डिवाइड करा गया है। यू कैन ड्रॉ लाइक दिस। ठीक है, ये ब्लॉक को 2 पीरियड में डिवाइड करा गया है। अब हम चलते हैं ग्रुप्स में, चलते हैं, पीरियड वाली बात खत्म हो गई हमारी। यहाँ पे ग्रुप में चलेंगे, तो ग्रुप में आपको टोटल क्या बताया मैंने, 7 पीरियड्स तो हो गए। यहाँ पे 18 ग्रुप्स कहाँ पे होता है, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होता है। अच्छा, डी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं, 10 ग्रुप होते हैं, 10 ग्रुप्स होते हैं। थर्ड से लेके, तो 2 यहाँ पे हो गया, 3 से लेके 12 तक यहाँ पे जाएगा। मैं थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ, हो सकता है ये हो जाए। देख लो, है ना 10, ये थर्ड पे ग्रुप है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है, एट्थ है, नाइन्थ है, 10th है, 11th है, और 12th ग्रुप तक मेरा डी ब्लॉक के अंदर आएगा। ठीक है, आपको बहुत सारी जगह प्रेडिक्टेबल बनाना नहीं सिखाते हैं, बोलते हैं प्रेडिक्टेबल लर्न कर लेना, बट इसके पीछे काफी रीजन है कि आपको मैं ये सामने ड्रॉ करवा रही हूँ। ठीक है, तो आपको भी ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको फटाफट से बोले प्रेडिक्टेबल ड्रॉ कर लो, सारे एलिमेंट जानने की जरूरत नहीं है, बट आपको पोजीशन जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे किस तरीके से जा रहे हैं, जानना बहुत जरूरी है। क्लियर ना? अच्छा, अब ये हो गया 10, ये 12 तक, 12 ग्रुप तक आपको यहाँ पे चला गया। अब पी ब्लॉक में कितने होते हैं, 13 तक चलता है। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स होते हैं, 6 ग्रुप। तो कैसे यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करने दो इसको पहले। डन एवरीवन, एंड दिस ग्रुप इज वेरी स्पेशल ग्रुप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एटॉमिक नंबर तो पक्का लर्न करना है। ये कौन सा ग्रुप है, लास्ट वाला, नोबल गैस ग्रुप, नोबल गैस, इनर्ट गैस। हो गया, थोड़ा सा फ्रेम आपको पता चल गया कि ओवरऑल देखें तो 7 पीरियड्स होता है, और अगर ग्रुप की बात करें तो टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं, जिसके अंदर एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, डी ब्लॉक में 10 ग्रुप्स होते हैं, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं, और एफ ब्लॉक में 14 ग्रुप होते हैं।
अच्छा, वैसे भी आपको पता है कि पी सबशेल का स्ट्रेंथ कितना होता है, आपने पढ़ा है सेकंड चैप्टर में, पी सबशेल का स्ट्रेंथ 6 होता है। 2p6 जाते हो, 2p6 2p7 कभी लिखते हो क्या? 2p6 तक जाते हो, 3p6 तक जाते हो, तो ये 6 ग्रुप्स कंटेन कर रहा है। डी का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होता है? अच्छा, एक मिनट, एक कोई बुला रहा है मुझे, 1 मिनट में। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ डी सबशेल का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होता है? नित्या भी आ गई है। डी सबशेल का मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है। 3d 10 से ज्यादा 3d 11 का भी लिखते हो क्या? तो इसमें 10 ग्रुप है। अब आप मुझे बताओ एफ का स्ट्रेंथ कितना होता है? मैम 16। 14। ओ मैम 14 सॉरी। 14 तो इसमें ग्रुप्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7। देखना कितना हुआ, पहले गिनो फिर देखेंगे इसको। 6 7 9 10 11 12। ठीक, नो प्रॉब्लम। मैम मेरी स्क्रीन ब्लर आ रही है तो मैम मैं रीजॉइन कर। हाँ हाँ, आ जाओ शुरू, कोई बात नहीं। देखो बाकी बच्चों को स्क्रीन ब्लर तो नहीं हो रहा है, तो दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा हमें। क्लियर है? ओके। अच्छा, एप ब्लॉक का स्ट्रेंथ होता है 14, तो मैंने यहाँ पे 14 ग्रुप्स बना दिया है। अच्छा, अब हम चलते हैं, इसको एलिमेंट से भरेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एलिमेंट्स बस एक आइडिया कर लेते हैं कि जो ये बनाया गया है, ये जो फ्रेम बनाया गया है, आपको पता चल गया। और एस में तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, 1s2 2s2 3s2 4s2 5s2 ऐसे जाते हैं, तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स है। तो आपको लर्न करने के लिए भी इजी रहेगा ये कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम जाते हैं सबशेल में, उसको लेके भी आप ग्रुप को जज कर सकते हो, पहली बात। ठीक है, सेकंड ये है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कंबाइनिंगली क्या कहा जाता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। किसको? एस और पी के जितने एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को कंबाइनिंगली क्या कहा जाता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, सॉरी। ठीक है, ओके। डी ब्लॉक को क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक में जितने एलिमेंट्स आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। राइट हियर, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट, थोड़ा जगह नहीं आ रहा है, आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा। एप ब्लॉक को क्या कहा जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन। ठीक है, तो आपको नाम पता चल गया किस ग्रुप का नाम कैसे लेते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं कि स्ट्रेंथ कितना होता है। फर्स्ट पीरियड का स्ट्रेंथ होता है 2। यहाँ पे लिख देते हैं 2 स्ट्रेंथ होता है। दिख रहा है कि नहीं, खाली मुझे बताओ कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। पहला स्ट्रेंथ 2 होता है। पहला पीरियड में कितने एलिमेंट भर सकते हो? 2। सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट भर सकते हो? 8। थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट भर सकते हो आप? 8 अगेन। फोर्थ में कितने एलिमेंट भर सकते हो? 18। फिफ्थ में कितने भर सकते हो? अगेन 18। टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ये। सिक्स्थ में भर सकते हो 32 एंड द लास्ट वन इज आल्सो ऑफ 32 एलिमेंट्स। एंड टोटल पीरियड टेबल में कितने बॉक्स होते हैं? 118 boxes are there in the entire periodic table. टोटल 118 बॉक्स होते हैं। आप बोल सकते हो एलिमेंट्स को भरने के लिए जगह होती है। अभी तक तो मेरे ख्याल से पूरे भर चुके हैं पीरियडिक टेबल, इतने एलिमेंट
ये पहले 114 के आसपास हुए थे, फिर 115 16 होके अभी 118 से भी क्रॉस कर गया है एलिमेंट जो है। ठीक है, ये वाला तो मुझे भी याद नहीं रहता बच्चे, ये नीचे वाला तो मुझे भी याद नहीं है। और मैंने कभी बच्चों को बोला भी नहीं कि आपको लर्न करना है, पूरा लर्न करो सारे एलिमेंट बैठ बैठ के, नहीं, कंसेप्ट जान लो बस। ठीक है, अच्छा दूसरा ये है कि ये हो गया आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ। अब हम चलते हैं एलिमेंट को भरते हैं। टोटल क्या स्ट्रेंथ बताया आपको मैंने, 118 बॉक्सेस होता है, 118 एलिमेंट्स के लिए जगह बनाई जाती है प्रेडिक्ट टेबल में। तो कहीं पे नोट डाउन कर लो 118 एलिमेंट्स, यहाँ पे लिख दो। ओके, अब हम चलते हैं भरते। सबसे पहला जो पीरियड है, मैं आपको ग्रुप वाइज पहले भर देती हूँ, उसके बाद हम चलेंगे। आप मेरे साथ लिखते लिखते चलना। यहाँ पे तो सबसे पहले हमने हाइड्रोजन के लिए अलग से जगह, जो बेसिकली हमारा मेंडली प्रेडिक्ट टेबल का ड्रॉबैक निकल गया था, उसके लिए हाइड्रोजन के लिए ये एक जगह यहाँ पे बनाई गई है हाइड्रोजन के लिए। आपको पता है हाइड्रोजन का 1 और 1 होता है, तो ये अलग सा क्यों है वो भी बताऊंगी। ठीक है, ये हाइड्रोजन आ गया। अब उसके बाद हम चलते हैं एक ग्रुप एलिमेंट्स को थोड़ा सा भर लेते हैं। हाइड्रोजन के बाद यहाँ पे आपका एंड में आता है पहला नोबेल गैस, हीलियम आता है। ठीक है, अच्छा हीलियम के बाद थोड़ा नोबेल गैस वाला पहले भर देते हैं, ताकि आपको मैं बता दूं, क्योंकि नोबेल गैस का बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए है। अगर आपको नोबेल गैसेस के एटॉमिक नंबर पता है ना, तो आपको पूरे पीरियोडिक टेबल के कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, आपको हेल्प करता है वो जानने के लिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हीलियम आ जाएगा। हाइड्रोजन हो गया, पहले में 2 एलिमेंट था, मैंने पहले में 2 भर दिए हैं। अब हम सेकंड में चलेंगे, तो सेकंड पहले हम फर्स्ट ग्रुप को भर देते हैं। पहले क्या होता है, यहाँ पे लिथियम आएगा, सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा, रुबिडियम आएगा, सीजियम आएगा और फ्रेंशियम आएगा। ये मेरे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो भर लेते हैं, फिर पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। मैं आपको प्रॉपर लिखवा के फिर पढ़ाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या आता है, लिथियम के बाद बेरिलियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा, कैल्शियम आएगा, स्ट्रोंटियम आएगा, बेरियम आएगा और रेडियम आएगा। ठीक है, डन है। अच्छा, इसको बाद में भरेंगे, इसको रहने देते हैं। थोड़ा पी ब्लॉक को पहले भर लेते हैं। क्या होता है, क्योंकि बेरिलियम के बाद मुझे सीधे जाना पड़ता है बोरोन में जाना पड़ता है। बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। ठीक है, अभी आपका अगर न्यू बुक है तो आप प्लीज चेक कर लेना कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट डिस्कवर हुआ है। ठीक है, मेरे पास बुक भी पुरानी पड़ी है, और ये कभी ये तो उतना जरूरी नहीं होता है लर्न करने के लिए। आपको आईपैक नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो आपको बोल देंगे 105 नंबर का एलिमेंट का क्या आईपैक नेमिंग बनेगा, जो कल आपको मैंने पढ़ाया था क्लास में। ठीक है, तो आप एक बार उस तरीके से जा सकते हो। जो बच्चे कल एब्सेंट थे वो वीडियो रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना, आईपैक कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अच्छा बोरन हो गया, एंडियन हो गया। बोरन के बाद मेरा यहाँ पे क्या आएगा, आपको पता है बोरन के बाद कार्बन आता है। ठीक है, पहले भर लेते हैं। जब कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, उसके बाद ऑक्सीजन आता है, फिर फ्लोरीन और फिर क्लोरीन। एक मिनट, ये नियॉन आएगा ना, ठीक है। अच्छा, कार्बन के नीचे क्या क्या आते हैं, क्या क्या आते हैं, सिलिकॉन आएगा, जर्मेनियम आएगा, उसके बाद टीन आएगा और लेड आएगा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। आप 2-3 बार अगर लिख भी दोगे, ये बच्चों को पता होता है, वो एक्चुअली उसे थोड़ा सा रिदमिक फॉर्म में इसे भी लर्न करते हैं। हाँ, रिदमिक फॉर्म में लर्न करते हैं। ये तो मुझे नहीं पता है, देख लेना, बच्चों को पता भी होता है। ठीक है, तो ना मैंने कभी बच्चों को बताया भी नहीं, मुझे खुद को नहीं आता है ये जो राइम्स वगैरह आता है। बट आप 2-4 बार इसे लर्न करोगे, यू विल ऑटोमेटिकली नो द सीरियल किस तरीके से वो आ रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस आता है, आर्सेनिक आता है, मेरे ख्याल से उसके बाद एंटीमोनी आता है और बिस्मथ। नीचे वाला ये न्यूली डिस्कवर्ड हो सकते हैं, अभी निकल गए वो। ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है, ऑक्सीजन के तो सल्फर आता है, सेलेनियम आता है, टेलुरियम आता है और पोलोनियम आता है। ठीक है, क्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अस्टेटाइन। ठीक है, ओके, ये मेरा पी ब्लॉक एलिमेंट है। चलते हैं लास्ट ग्रुप एलिमेंट क्या होता है। लास्ट ग्रुप एलिमेंट का होता है नियॉन होता है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ज़ेनॉन है और रेडॉन है। आरएन किसी बच्चे को नहीं दिख रहा तो मुझे बता देना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन होता है यहाँ पे। क्लियर है, तो हमने ये 18 ग्रुप भी ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम भर लेते हैं डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कैसे होते हैं। देखो क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगी कि यहाँ का आप ले लो, हीलियम का थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जगह भी नहीं हो रहा है ना, मैंने भर दिया। ऊपर लिख दो एटॉमिक नंबर, चलेगा क्या?
मैं हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे यहाँ पे, मैं बताइए थोड़ा सा यहाँ पे ना मैं आपको लिखवा देती हूँ। 2 होगा, नीचे 10 10 होगा, फिर आपका आ जाएगा 18, फिर 36, फिर 54, फिर 86। क्या लिखा हमने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे हीलियम लिया, नियॉन लिया है, उसके बाद क्या लिया हमने, आर्गन लिया है, आर्गन के बाद जेनॉन है, सॉरी क्रिप्टन है, सॉरी जेनॉन है, एंड उसके बाद रेडॉन है। ओके, अच्छा अब इसका एटॉमिक नंबर लिख दो ताकि हम यहाँ का बना सके एटॉमिक नंबर। हीलियम का 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनॉन का 54 एंड रेडॉन का 86। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे लर्न कर लेना कि किसका क्या होता है। ठीक है, अच्छा अब हम चलेंगे। तो अगर ये हाइड्रोजन का हीलियम का अगर 2 है तो यहाँ पे लिथियम का 3 बनेगा, बेरिलियम का 4 बनेगा, फिर बोरोन का 5, 6, 7, 8, 9 करके चलेगा। तो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 करके ये पूरा चलेगा। ठीक है, अगर आर्गन का जैसे आपका पहला पीरियड में आता है हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, डन हो गया 2। सेकंड पीरियड में लिथियम से स्टार्ट होता है, खत्म होता है नियॉन में। तो नियॉन का अगर 10 है तो नेक्स्ट पीरियड कहां से स्टार्ट होगा, 11 से। नेक्स्ट पीरियड का जो पहला एलिमेंट होगा सोडियम, वो 11 से स्टार्ट होगा, फिर 12 होगा, 12 फिर 13, 14, 15 इस तरीके से पूरा 18 तक जाएगा, 18 तक आर्गन का 18 बनेगा। ठीक है, ओके। 18 के बाद फिर यहाँ पे कौन सा स्टार्ट होगा, 19। आपको पता है पोटेशियम का 19 होता है और कैल्शियम का 20 होता है। ठीक है, तो आपको अगर थोड़ा ही पता चल जाएगा ना तो बड़ा इजी होता है एलिमेंट का एटॉमिक नंबर वगैरह लर्न करने में। 1920 होके पूरा ये यहाँ पे जाएगा और ये 36 में खत्म होगा, क्रिप्टन में 36। बीच में कुछ ग्रुप यहाँ पे एंटर करेंगे, वो आपको बताऊंगी मैं। 36 के बाद क्या होगा, रुबिडियम का कितना होगा बताओ मुझे, 37। रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37 क्यों है, क्योंकि वो क्रिप्टन के बाद आ रहा है, तो इसीलिए आप इनर्ट गैस को लर्न कर लेना। ये 37 है, स्ट्रोंटियम का 38 हो जाएगा, स्ट्रोंटियम का 38 हो जाएगा। वैसे इसका कोई जरूरत है नहीं, कंसेप्चुअल रीजनिंग में आता है। 38 के बाद ये पूरा यहाँ पे भी लंबा चलेगा, 10 है ना, ये भी चलेगा। फिर इंडियम वगैरह स्टार्ट होगा, ये 54 जेनॉन का आएगा, लास्ट जो आपका जो नोबेल गैस यहाँ पे जेनॉन वाला है। तो अगर जेनॉन का 54 है तो सीजियम का कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। और बेरियम का क्या हो जाएगा, आपको क्यों लिखवा रही हूँ, क्योंकि हमें इसका थोड़ा सा चाहिए, लैंथनम मैक्सिमम का 56 हो जाएगा। बाकी यहाँ से 57 से फिर स्टार्ट होगा, ये पूरा यहाँ पे खत्म होके फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। रेडॉन का 86 बनेगा, नोबेल गैस का 86 बनेगा। नोबेल गैस में पी ब्लॉक का हमेशा एंड वाले ग्रुप में नोबेल गैस रह जाती है। ठीक है, आपको बताया था जैसे 1 और आपका उसमें आएगा 1s2 हीलियम है। 2p6 क्या है बच्चे, नियॉन है। 3p6 कहाँ पे पहुंचता है आपके, आर्गन। 4p6 कहाँ पे आएगा, क्रिप्टन। 5p6 कहाँ पे आएगा,